बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आखिरकार वो दिन आ ही पड़ा कि जब मैं अपनी केमिस्ट्री का जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक रहता है पढ़ाने को, उस पर हम बात करना शुरू कर रहे हैं। इससे पहले कि आज मैं आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ भी ब्रीफिंग दूं और स्टार्ट करूं, मैं आज आपको एक होमवर्क भी देने लगा हूं। ठीक है जी। आज तारीख है 1 फरवरी। ठीक है जी। और दिन है वेंसडे। ये होमवर्क सैटरडे से पहले करना है। ठीक है जी। और जो होमवर्क नहीं करेगा वो क्लास भी नहीं लेगा। ठीक है जी। इसलिए मैंडेटरी होमवर्क है। अगर आप भूल गए तो आप ऑर्गेनिक में क्लास मैं आपसे मिस करा दूंगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं। और ऑर्गेनिक की खूबसूरती पता है सर क्या? जी बेटा बोले। सर एक दिन आगे कर देते हैं। नहीं नहीं, होमवर्क तो सुन लीजिए पहले। होमवर्क छोटा सा होमवर्क है सर भाई। एक दिन आगे करते हैं, मेरा एमयूएन के सेशंस हैं और मैं सुबह 8 बजे जाके शाम 6 बजे घर आती हूँ। ओहो, तो अब ये तो एमयूएन, अब ये मैं एमयूएन के लिए भी मैं ही कंपनसेट करूंगा क्या? ये क्या बात हो गई? सर क्या करें, अब किसी तरह तो करना है ना। सारे फेवर मुझसे ही चाहिए क्या? अल्लाह अकबर। क्या होमवर्क आगे कर दूं एक दिन, ये कह रही हैं आप? जी सर। मुश्किल है, चले सोचता हूं इस बारे में। तो मेरे बच्चे, एएस केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको मजेदार सी ब्रीफिंग देता हूं, लेकिन साथ ही साथ आपको एक टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ग्रुप 2। कौन सा टॉपिक है मोहतरम? ग्रुप 2। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक टॉपिक है ग्रुप 2। ये आपका आज का लेक्चर जब खत्म होगा तो रात तक आपको ग्रुप 2 का एक छोटा सा चैप्टर जो है, जो मेरे ख्याल में मैंने शायद 40 मिनट में पूरा चैप्टर पढ़ाया है, विद एवरीथिंग कमिंग इन दी पास्ट पेपर्स। ग्रुप 2 का चैप्टर जब आप फिजिकल अपना कर रहे हैं, आपकी सेल्फ स्टडी में कुछ असाइनमेंट्स मैं ऑर्गेनिक के साथ प्लान करके रखता हूं। द रीजन इज कि जब तक हम ऑर्गेनिक करेंगे, आप ऑर्गेनिक के पास पेपर्स नहीं कर सकेंगे। अगर किसी ने स्कूल में पढ़ी हुई है तो अलग बात है, लेकिन जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, पहली दफा पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक हम जिस तरह से कोशिश करेंगे कवर करने की, तो उसमें हमें जब तक हम, क्योंकि ऑर्गेनिक एग्जाम में जिस तरह से आती है ना, वैसे बुक में नहीं गिवन है। और हम जिस तरह से पढ़ेंगे वो पैटर्न थोड़ा सा अनकन्वेंशनल सा है। ठीक है ना, थोड़ा सा अजीब सी तरीके से जाएंगे। तो उस अजीब से तरीके का फायदा उस वक्त होगा जब आप वो उस वक्त सिर्फ साथ साथ रिवीजन करते रहें, और जब वो टॉपिक कंप्लीट हो, जब मैं कहूं कि फला टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब आप इसके क्वेश्चंस करें, तो ही आप करेंगे, और फिर आपको करने भी हैं। लेकिन उतने दिन तक सिर्फ ये थोड़ी टाइम जाया करते रहेंगे कि जनाब बस आप क्लास में आएंगे और पढ़ेंगे और बस कोई काम ही नहीं है, वो नहीं। फिजिकल का जो बैकलॉग है वो आपने क्लियर करना है, और साथ साथ मैं आपको छोटे छोटे असाइनमेंट्स देता रहूंगा। ग्रुप 2 का पहला असाइनमेंट है आपका, ये आपने कंप्लीट करना है ग्रुप 2। इसका लिंक मैं आपको भेजूंगा, और ये सिर्फ लेक्चर नहीं करना है, मैं इसके साथ एक वर्कशीट भेजूंगा पेपर 2 की। पेपर 2 की वो सॉल्व करनी है हाथ से, और हाथ से सॉल्व करके, यानी फोटो स्टेट कर, प्रिंट कराकर, या डिजिटल कर सकते हो तो डिजिटल करके, वो सॉल्व करके वो मुझे आपने भेजनी भी है, ताकि पूरा यकीन हो जाए मुझे कि आपने किया। और ग्रुप 2 के नोट्स भी बनाने। तो समझना ये है कि अब जो है ना, ऑर्गेनिक एक ऐसा पार्ट शुरू होने को जा रहा है जो कि सारा अंडरस्टैंडिंग पर बेस करता है। ऑर्गेनिक जो मैं यहाँ रजिस्टर में कराऊंगा तुम्हें, तुम रजिस्टर में जो करोगे वही सब कुछ है। उसके अलावा शायद ही मुश्किल से 5-10% चीजें तुम्हें अलग से कोई पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, वरना कोई जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी, स्ट्रेट अवे तुम पास पेपर्स कर सकोगे। ऑर्गेनिक के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दूंगा आपको मैं, कि ऑर्गेनिक में टोटल 5 टॉपिक्स आते हैं, यानी 5 चैप्टर्स आ जाते हैं, और हम इसे अपनी ही अपने हिसाब से पढ़ेंगे, अपनी सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ेंगे, जहां हम अपने बेटर से बेटर कनेक्शन को स्टैब्लिश कर सकें ऑर्गेनिक के अंदर। एएस में ऑर्गेनिक जो है ये आप पहली दफा पढ़ रहे हो, क्योंकि ओ लेवल्स में जो ऑर्गेनिक थी वो बिल्कुल ही फजूल थी, बिल्कुल ही बच्चों वाली ऑर्गेनिक थी। लेकिन एएस की जो ऑर्गेनिक है ये इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि A2 के अंदर ये सारी ऑर्गेनिक शामिल है। तो अगर आपकी एएस ऑर्गेनिक अच्छी नहीं है तो आपका A2 भी स्ट्रगल करता है, क्योंकि A2 के अंदर भी ऑर्गेनिक शामिल है, और ये सारी ऑर्गेनिक शामिल है। इसी वजह से बहुत सारे टीचर्स तो A2 केमिस्ट्री का सिलेबस शुरू ही A2 ऑर्गेनिक से करा देते हैं, क्योंकि एएस ऑर्गेनिक आखिर में पढ़ी होती है, तो A2 ऑर्गेनिक से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि चलो कनेक्टिविटी बन जाएगी अच्छी सी है। आय हाय हाय हाय, टॉपिक शुरू होता है हाइड्रोकार्बन से और जाता है एस्टर्स तक। हमें एक जर्नी पूरी करनी है हाइड्रोकार्बन से एस्टर्स तक की।
ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक जाकर इस जर्नी को हमने पूरा करना है। और याद रखिए बेटा, ये सारी समझने की जर्नी है। आप लिखा हुआ रिएक्शन देखकर रट्टा नहीं लगा सकते। यहां आप बाद में लेक्चर सुनकर वैसा मजा नहीं आएगा जो लाइव क्लास में आ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए क्लास को मिस भी करने से अवॉइड करें कि क्लास ऐसा ना हो कि रिकॉर्डिंग पे बेस कर रहे हैं बाद में सुन लेंगे, ये ऐसा कुछ ना करें तो बेहतर होगा। और जो है ना, अटेंटिव रहें, और जिस पैटर्न पर मैं कोशिश करूंगा आपको याद करवाने की, वो पैटर्न पकड़ने की कोशिश करें। जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ ही नहीं है ऑर्गेनिक, वो बहुत अच्छा है। जिन्होंने पढ़ा है लेकिन वो समझ नहीं आया, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन जिन्होंने पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है, उनके लिए जरा प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि जब एक डिफरेंट स्टाइल आप सुनेंगे तो शायद आपको वो पर प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो यहां थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज ज्यादा बेहतर आपको समझ में आ रही है, और उसे आप फॉलो कर लीजिएगा। अब ऑर्गेनिक, चूंकि आप ओ लेवल में थोड़ी बहुत पढ़कर आए हैं, तो इसलिए बहुत सारी बातें मैं जल्दी बता देता हूं आपको जो ओ लेवल्स में आपने पढ़ी थी। मिसाल के तौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कहां से हुई थी? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिज्म के कंपाउंड्स की केमिस्ट्री थी। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड हासिल होते थे उन्हें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया था। लेटर ऑन हम उन्हें लैब में बनाना सीख गए और नाम ऑर्गेनिक ही रह गया। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टर्म है, ये पूरी लंबी चौड़ी स्टोरी लाइन है, लेकिन अभी हम ओ लेवल वालों को सुनाते हैं, आपको सुना के कोई फायदा नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, हम उसकी शुरुआत बिल्कुल बेसिक स्टोरी लाइन से नहीं करेंगे, लेकिन वर्बली मैं आपको जल्दी रिपीट कर देता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो असल में वर्ड आया ऑर्गेनिक का ऑर्गेनिज्म से। यानी जो और कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया, और फिर वहां से वर्ड आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ये जो कंपाउंड्स थे, अनलाइक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थे, जो इनकी यूएसपी थी, जो इनकी यूनिक प्रॉपर्टी थी। और इसी वजह से ऑर्गेनिक को एक अलग ब्रांच डिक्लेयर किया गया था। ये सारी बातें ओ लेवल्स में सुनी हुई आपने। आज की तारीख में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ी केमिस्ट्री है, इन ऑर्गेनिक से बहुत बड़ी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के नंबर से बहुत ज्यादा है। ठीक है, और आज की तारीख में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिफाइन भी जरा डिफरेंट तरीके से करते हैं। आज की तारीख में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करने का जो तरीका है वो क्या है? आज की तारीख में डिफाइन करते हैं हम इसको एज इन अ मैनर ऑफ अ ट्री। ट्री होता है, दरख्त होता है। दरख्त क्या होता है? दरख्त, उसमें एक रूट होती है, फिर उसमें से स्टेम निकलती है, फिर स्टेम से ब्रांचेस निकलती है, फिर ब्रांचेस से सब ब्रांचेस निकलती हैं, सब ब्रांचेस में फिर जनाबे आली वो लीव्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। ऐसा ही है ना? तो बिल्कुल इसी तरह से हमारी आज की जो ऑर्गेनिक की डेफिनेशन है आज की तारीख में, वो एक ट्री की तरह ही है। और आज की तारीख में हम ऑर्गेनिक को कैसे डिफाइन करते हैं? केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। आज की तारीख में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन किया जाता है इन दो सिंपल कीवर्ड से, कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी वो कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर कंसिस्ट करते हैं, उनकी स्टडी, और उनसे बनने वाले तमाम कंपाउंड्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन्स और उनसे बनने वाले कंपाउंड्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन्स की हैसियत केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, एक मां की तरह की है, रूट की तरह की है। जब रूट होगी तो स्टेम भी आ जाएगी, स्टेम आ जाएगी तो ब्रांचेस भी आ जाएंगी, ब्रांचेस आ जाएंगी तो लीव्स भी आ जाएंगे, फ्लावर्स भी आ जाएंगे। तो इसीलिए आज की तारीख में ऑर्गेनिक का जो बुनियादी ग्रुप है वो हाइड्रोकार्बन है, और फिर जो इतनी बड़ी ऑर्गेनिक है वो इसी हाइड्रोकार्बन से ड्राइव होती है। इज दैट क्लियर? स्टोरी लाइन को मैंने स्किप किया है जो ओ लेवल्स में थी। अगर आपको किसी को सुनना हो तो मैं ओ लेवल्स वाला लेक्चर भेज दूंगा कि कैसे ऑर्गेनिक की शुरुआत हुई है। लेकिन हम डायरेक्टली आ गए हैं मेन स्ट्रीम डिस्कशन पे कि हाइड्रोकार्बन जो ऑर्गेनिक की मां है, और उनसे बनने उससे पैदा होने वाले सारे बच्चे जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो जाहिर है जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो हमें पहले किसके बारे में बात करनी पड़ेगी? हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे, और फिर उनसे बनने वाले चंद कंपाउंड्स के बारे में, चंद क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, और यही हमारे ऑर्गेनिक की डिस्कशन होगी इस पूरे दौरान। ठीक है जी। यहां एक चीज को मेक श्योर करना है कि हर क्लास में पीछे जो पैटर्न मैंने सिखाया है, जो बातें बताई हैं, वो सारी बातें आपको बिल्कुल बगैर रिविजन के याद होनी चाहिए। और जो बच्चे करेंगे उनको बहुत फायदा होगा, और जो नहीं करेंगे आप दुआ करेंगे पेपर के अंदर कि ऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए और इनऑर्गेनिक से कम आए। क्यों? इसलिए नहीं कि इनऑर्गेनिक मुश्किल है, इसलिए कि ऑर्गेनिक पे आपको 100% यकीन होगा कि ये कुछ भी सवाल आ जाए मैं कर लूंगा।
डर नहीं होगा। ये उसी वक्त होगा जब मैं आपको जो बार बार कह रहा हूं ना वो आप रिपीट करें, और बार बार जो मैं कह रहा हूं वो आपके दिमाग में मैप हो जाए। मैं हमेशा ये जुमला अपने बच्चों को बताता हूं, अपनी इंपॉर्टेंस झाड़ने के लिए नहीं, लेकिन मेरे अपने टीचर के अल्फाज आज भी मेरे रजिस्टर में, जब मैंने ये सब पढ़ा था, मेरे रजिस्टर में मैंने जो चीजें पढ़ते हुए जहां लिखी थी, सर ने जिस पैटर्न में बताया था, राइट साइड ऑफ द पेज पे लिखी थी कि लेफ्ट साइड ऑफ द पेज पे लिखी थी, मिडिल ऑफ द पेज पे लिखी थी कि कॉर्नर पे लिखी थी, आज भी मेरे जहन में वो मौजूद है। ठीक है ना, वो ऐसा छप गया है, ऐसे बैठ के कोई रट्टा नहीं लगाया। लेकिन ये वो वजह है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक ना मुझे पहले मुश्किल लगी, ना आज मुश्किल लगती है, और ना मेरे बच्चों को लगनी चाहिए इंशाल्लाह। तो इसलिए रिवीजन का यहां फुकदान नहीं होना चाहिए, पैटर्न बहुत क्लियर होना चाहिए। जो मैं बार बार आपसे रिपीट करवाऊंगा, रट्टा लगवाऊंगा, जो रट्टा लगवाऊंगा वो आप मुझे बार बार जवाब देंगे तो इंशाल्लाह, और पैटर्न पूरा डिलीट करने जो जहन में अब जो पढ़ने जा रहे हैं उस सीक्वेंस को समझें। ठीक है, मैंने जैसा ही कहा हम अनकन्वेंशनल वे में स्टार्ट करेंगे हमारा, यानी बजाय इसके कि मैं पहले वो जो बहुत सारी और चीजें हैं इसके अंदर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम मेन स्ट्रीम ऑर्गेनिक को पहले कवर करेंगे और उसके बाद जो साइड लाइन टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं इंशाल्लाह। तो हाइड्रोकार्बन से शुरुआत कर रहे हैं ऑर्गेनिक की, जो ऑर्गेनिक की माँ है, ऑर्गेनिक की रूट है। डिफाइन सर बात सुनो। जी बेटा, हेलो, किसकी आवाज आ रही है दरमियान में, बोलो भाई। सर मैं ये बोल रहा हूँ हाँ। आपसे कि आज है 1 फेब, 3 महीने रह गए पेपर होने में। जी सर जी। अभी तक जैसे हम प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, हम्म। तो ये लैब्स वैब्स का क्या चक्कर है सर? बेटा मतलब लैब्स का चक्कर ये है कि अगर आपने देखो वर्ष पे तो लैब नहीं होती है, अगर तुमने लैब करनी है तो इंस्पायर पे लैब स्टार्ट हो चुकी हैं, तो वहां आके तुम लैब कर सकते हो। सर ये तो मैनेजमेंट को टाइम से करना चाहिए ना, एंड में जाके फिर एकदम से कैसे हो जाएगी तैयारी? नहीं मेरे बच्चे, कहीं पर भी जो कोचिंग्स हैं, मेरा नहीं ख्याल, मेरी नॉलेज में कहीं पर भी आता है कि जहां पर लैब के लिए आपका कोचिंग कहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हो, क्योंकि ज्यादातर जगह पे तो सेटअप्स है ही नहीं लैब के सेटअप्स करने के लिए। तो उसके लिए जहां पर अवेलेबिलिटी है वहां पर आप जाकर जो है वो प्रैक्टिस करते हैं लैब के लिए। बिल्कुल आपने अच्छा हुआ सवाल उठाया। तो जिन बच्चों को, जो भी प्राइवेट बच्चे हैं, क्या नाम है, जो प्राइवेट रजिस्टर कर रहे हो कराची में है, तो इंस्पायर मेरी नॉलेज में जहां पर मैं भी अवेलेबल हूं, इंस्पायर एकेडमी पर प्रैक्टिकल्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हुए हैं। तो जिन्होंने भी लैब्स करनी है बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की या फिजिक्स की, तो वो वहां पर आकर कर सकते हैं। सर अस्करी में भी होती है। अस्करी में, हमजा बता रहे हैं अस्करी में भी होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मुस्तफा, आपको, आपने सही सवाल पूछा। और एक राउंड ऑफ प्रैक्टिस तो बहरहाल करना जरूरी है। हालांकि लैब इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन प्राइवेट बच्चे ने जब किया हुआ ही नहीं होता तो उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है जो खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, जी मुस्तफा सर। भाई कहाँ चले गए? हेलो। जी सर सही है। ठीक है, बाकी आके मिलो तो यार, तुम फिजिकली आते आते तुम ऑनलाइन किधर चले गए हो, मुझे ये समझ नहीं आ रही बात। ठीक है सर, आऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ये तुम हमजा की तुम्हारी ना रू लग गई लगता है। चलो बेटा शुरू कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन डिफाइन कैसे किया हमने हाइड्रोकार्बन को? दोज कंपाउंड, मेरे साथ बोलना पड़ेगा, दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक हो गया? चल, अब मेरे बच्चे, जैसा कि मैंने तुम लोगों को कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स की हैसियत एक रूट की तरह की है, तो सारी ऑर्गेनिक को समझने के लिए पहले इसको समझना जरूरी है। तो हाइड्रोकार्बन्स का जो ग्रुप है बहुत बड़ा ग्रुप है, इसको हम क्लासिफाई करते हैं मेजरली इनटू 2 टाइप्स। एक को हम क्या कहते हैं बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरों को क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। अच्छा, ये वो वाली क्लासिफिकेशन है जो आपकी बुक में है, वैसे इस तरह नहीं करते, डिफरेंट वे है क्लासिफिकेशन का। लेकिन बहरहाल एक हाइड्रोकार्बन की वैरायटी कौन सी है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एक क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहां से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है मेरे बच्चे। जो कार्बन है ना, अभी हाइड्रोकार्बन में जो असल बुनियाद है वो कार्बन है। कार्बन एलिमेंट जो है उसकी वैलेंसी होती है 4। कितनी वैलेंसी है भाई? 4। यानी कार्बन को बनाने होते हैं 4 बॉन्ड। जल्दी जल्दी बोलते जाना है, खामोश बैठोगे तो मैं फिर बाहर निकालूं। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ये कार्बन जब तक 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा तब तक प्यासा रहेगा, परेशान रहेगा, घबराहट का शिकार रहेगा। 4 बॉन्ड इसने बनाने।
ठीक है जी। और चूंकि हाइड्रोकार्बन में कार्बन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो ये बॉन्ड आयोनिक नहीं होगा, हमेशा कैसा होगा, कोवेलेंट होगा। ठीक है, नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो कोवेलेंट। कार्बन ने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। तो अब इसको यूं समझ लीजिए कि कार्बन की जो भूख है ना, कार्बन की भूख वो है 4 बॉन्ड्स की। अब मेरे बच्चे, अब 2 सिनेरियोज आपके सामने फेंकने लगा हूं ताकि आप बात समझ पाए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की। जैनब आप समझिएगा मेरे बच्चे, आपको लगी हुई शदीद भूख, जब तक आपकी भूख नहीं मिटेगी आप तड़पते रहेंगे, मचलते रहेंगे। आप घर पहुंचते हैं, शदीद भूख लगी हुई है, और आप घर पहुंचते हैं, दरवाजे पे आपने अभी डोर बेल बजाई भी नहीं है, आपको वो जो वीआईपी बिरयानी की खुशबू है ना, वो घर में से आना शुरू हो गई। जो बिरयानी दम पे लगी हुई है, और वो आइडियलिस्टिक बिरयानी जो आप अज्यूम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वही खुशबू एग्जैक्टली आज अम्मी ने वही खुशबू वाली बिरयानी बना दी है। समझ में आ रही है बात? और गेट तक खुशबू उसकी आ रही है, आप भूख से पागल हुए हैं, घर जाते हैं, आप, जैनब कहती है मैं हाथ भी धोऊंगी नहीं, मैं मुंह भी नहीं धोऊंगी, मैं सॉक्स भी नहीं उतारूंगी, मैं अपने पसीने वाले बाल भी नहीं खोलूंगी, मैं डायरेक्टली जनाब आली देगची से बिरयानी निकालूंगी और गपागप दोनों हाथ से बिरयानी खाकर एक लंबा डकार मारूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगी, और फिर कहूंगी मजा ही आ गया, चस ही आ गई। क्या आ गई? चस आ गई, है ना। क्या हुआ यहां एग्जाम्पल में कि जनाबे आली आपने भूख लगी थी, पेट भरा, और सिर्फ पेट भरा नहीं बल्कि मतलब चस लेके भरा, सेटिस्फाई हो गए। क्या हो गए? अच्छा, दूसरा केस समझ लीजिए, शदीद भूख लगी हुई। अब यहां दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, जैनब की जगह फातिमा आसिम, ठीक है। अब फातिमा आसिम में भूख लगी हुई शदीद, अपने अपने नसीब की बात है। फातिमा आसिम में भूख लगी हुई शदीद, इनको भी बिल्कुल अतड़ियां इनकी जो है ना वो एक दूसरे में लहरा रही और बल खा रही है, ऐठन मरोड़ हो रही है इनको। अब ये घर पहुंचती शदीद भूख की हालत में, जनाबे अली घर पहुंचती, इनको कोई खुशबू नहीं आ रही गेट से। अभी अंदर जाती है, अम्मी से पूछती है, अम्मी क्या बनाया भाई, भूख बहुत लग रही है, बोला भी नहीं जा रहा, आंखें बंद हो रही हैं, अब तो मुंह भी नहीं धोंगी आज मैं, हाथ भी नहीं धोंगी, पहले खाना खाऊंगी। अच्छा, अम्मी ने बोला भाई तबीयत मेरी आज सही नहीं थी, तो जनाब वो ऐसा है कि लौकी पड़ी हुई थी, तो लौकी और तुरई मैंने ना मिला के उबाल दी है और उबली हुई लौकी की भुजिया बना दी है, और तबीयत सही नहीं थी तो सुबह की जो नाश्ते में रोटियां थी ना, बस वही रोटी बची हुई है, तो उसी में से कुछ खा लो। अब गुस्सा तो फातिमा को बहुत आएगा, लेकिन भूख से चूंकि मरने जैसी कैफियत है, तो फातिमा कहेंगी भाई मरता क्या ना करता, है नहीं। वैसे तो फातिमा फौरन क्या करेंगी, ऑर्डर कर लेंगी, लेकिन चले अभी ऑर्डर की फैसिलिटी नहीं है बिल्कुल, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगी फातिमा, बहुत भारी दिल के साथ भूख को जिंदा रखने के लिए एक गिलास पानी के साथ वो आधी रोटी, उबली हुई लौकी और उबली हुई तुरई की भुजिया के साथ खा लेंगी, आंसू भी टप टप गिर रहे होंगे, और जनाबे अली पेट भर लेंगी। तो अब यहां दोनों सिनेरियोज में क्या फर्क था? नसीब का तो फर्क था ही था। फर्क ये था कि दोनों में सिमिलैरिटी पहले ये है कि दोनों में भूख लग रही थी, दोनों में पेट भरा गया है। डिफरेंस ये है कि एक में पेट भरा गया है मजे से, जैसे चाहते थे वैसा सेटिस्फेक्शन, दूसरे में पेट भरा है बस काम चलाओ, ऐसा ही है ना। बिल्कुल ये बात समझने के लिए हमें, ये मैंने एग्जांपल क्यों दी ताकि ये समझ में आए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कॉन्सेप्ट। देखो कार्बन की वैलेंसी है 4, तो अब जब कार्बन सैचुरेटेड होता है ना, ये जो सेटिस्फेक्शन है ना कार्बन की, वो क्या है? जब कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है। कौन से बॉन्ड? बॉन्डिंग का चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को बेटा, सिग्मा बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं कि जब ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करता है, हेड टू हेड मजबूती से एक दूसरे को पकड़ते हैं, तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है। और जब साइडवेज अट्रैक्शन होती है, वीक अट्रैक्शन होती है, तो वो क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। तो मेरे बच्चों, मेरे नोने हालों, मेरे नन्ने नन्ने मुन्ने मुन्ने काकों, कार्बन चाहता है कि अगर उसने 4 बॉन्ड बनाने हैं ना, वो चारों कैसे हो? सिग्मा हो। चारों कौन से हो? सिग्मा। और सिग्मा कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज सिग्मा। सिंगल कोवेलेंट क्या होता है? सिग्मा। तो इन अदर वर्ड्स में कहूंगा कि कार्बन जब अपने चारों वैलेंसी को, कार्बन अपने चारों वैलेंसीज को जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से पूरा करता है, तो वो मुकम्मल, उसकी पेट, भूख भी भरती है, पेट भी भरता है, और चस वाली बिरयानी वाली एग्जांपल। लेकिन हर दफा ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो अब भूख, पेट तो भरना है, तो कहीं पर क्या हुआ, कार्बन ने मान लो 2 सिंगल बॉन्ड बनाए, अब बाकी 2 सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए आइटम्स कम पड़ गए, तो अब क्या करता है, मजबूरन कार्बन जो है वो किसी एक से डबल बॉन्ड बना लेता है। तो अगर आप बॉन्ड्स काउंट करेंगे तो ये 4 हुए, नहीं हुए, यहां पर भी 4 हो गए। लेकिन मेरे बच्चे इसमें क्या हुआ कि ये वाला बॉन्ड आ गया पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आ गया? ये मैं बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं, दोबारा याद दिला देता हूं कि भाई ये सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा, सिंगल के बाद जब डबल बनता है तो उसमें होता है 1 सिग्मा 1 पाई, और जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसमें होता है 1 सिग्मा और 2 पाई।
ठीक है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा एंड पाई, दिस इज सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है ना, जो कि मजबूरी में बनते हैं। भूख लगी हुई थी ना, जैसे फातिमा ने मजबूरी में खाया था वैसे। तो मेरे बच्चे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। क्या कि जब कार्बन एटम अपनी वैलेंसी, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम की वैलेंसी फुली सेटिस्फाई हो बाय सिग्मा बॉन्ड या बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, उन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीटली सेटिस्फाई ना हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड, एटलीस्ट 1 पाई, तो किसी भी तरह से हो सकता है, मसलन मल्टीपल सूरतें हो सकती है ना, ये भी हो सकता है कि ये सूरत हो, ये भी हो सकता है कि ये सूरत हो, ये भी हो सकता है कि ये सूरत हो। किसी भी कंडीशन में आप देख रहे हो कि पाई बॉन्ड अगर आ गया तो हम कहेंगे कि भाई एक, क्योंकि पाई बॉन्ड इज अ वीक लिंक, पाई बॉन्ड इज अ वीक लिंक, कमजोर बॉन्ड होता है ना, साइडवेज अट्रैक्शन से बनता है, तो ये वीक है, मजबूरी में बना लिया है, चाहता नहीं था कोई भी एटम पाई बॉन्ड बनाना, नहीं चाहता, जब कोई और ऑप्शन नहीं होता तो बना लेते। समझ में आ रही है ना? अरे भाई समझ में आ रही है? ईमान, अरशद, ये सर आ रही है। चाहता तो हर, आजकल तो काफी लड़कियां चाह रही है, नसीम शाह सबको क्यूट लगता है, लेकिन आखिर में फुप्पो का बेटा ही मिलता है। ईमान, अरशद, नहीं सर, नसीम शाह भी मिल ही गया था। ओहो, अच्छा, बहरहाल, चूंकि ये बड़ी अलल ऐलान ईमान इस बात का इजहार करती है, इसलिए मैं ये बताऊं आपको, मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस है, मैंने मूवीज में देखा था ऐसा होता है, लेकिन ईमान जो के जो है ना बहुत ही फेवरेट, हर दिल अजीज, हर दिलो जान से अजीज जो है ना, इनका एक जो है लिविंग लेजेंड तो भी नहीं कह सकते उनको, लेकिन वो नसीम शाह, आपको मालूम है, पाकिस्तानी क्रिकेट बॉलर, जान छिड़कती है लड़की उस पर, क्या बात है। ईमान, अगर सच में कोई ताल्लुक कायम हो जाए ना तो हमें भी मिलवा देना यार, ठीक है ना? किधर चली गई ईमान? शर्मा गई हो, अच्छी लगता है मुझे। चलो, तो हाइड्रोकार्बन्स विच आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर क्लासिफाइड बेसिकली इनटू 2 टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है वो कंप्लीटली सेटिस्फाई हो, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो वैलेंसी है वो कंप्लीट तो होगी लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड। अरे बोलो ना यार, इज दैट क्लियर? हेलो। यस सर। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो हमारे पास आ जाती है वो एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे हम क्या कहते हैं? अल्केन। क्या कहते हैं? अल्केन, अल्केन, अल्केन। और अनसैचुरेटेड की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास कौन से आ जाते हैं भाई? 3 क्लासेस आ जाती हैं। कितनी क्लासेस आ जाती हैं? 3 क्लासेस आ जाती हैं, अल्क इन, अल्क आइन और अल्क इनाइन। अल्कीन, अल्काइन और अल्कीनाइन। असल में अल्क कहते हैं कार्बन चेन को और एन कहते हैं सिंगल बॉन्ड को। देखो समझना जरा, इसको ब्रेक कर देता हूं तुम लोगों के लिए। अल्क कहते हैं कार्बन, अरे बोलो भाई, कार्बन चेन को, और एन कहते हैं सिंगल बॉन्ड को। तो जब कार्बन चेन में सारे बॉन्ड सिंगल हो यानी सिग्मा बॉन्ड हो तो वो क्या कहलाएगा? अल्केन। इन इसी तरह अल्क कहते हैं कार्बन चेन को, इन कहते हैं डबल बॉन्ड को, और डबल बॉन्ड में हम जानते हैं एक पाई बॉन्ड होता है ना, एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो जब कार्बन चेन में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड आ जाए तो उसे हम अल्कीन कहते हैं। जब कार्बन चेन में एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसमें डबल दो पाई बॉन्ड्स हैं तो उसे अल्काइन कहते हैं। और अगर एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है तो उसे हम कहते हैं कि इट बिलोंग्स टू अल्कीनाइन। इज दैट क्लियर? इबाद, अमान, आफरीन, जैनब, सारा, मुस्तफा, पता नहीं और यस सर। सबको? यस सर। ओहो यार, ईमान, मनाहिल कहाँ गायब है भाई? ईमान, अशद, मनाहिल कहाँ है? सर वो उसकी तबीयत खराब थी ना, मैंने आपको बताया था। ओह अच्छा अच्छा, ज्यादा तबीयत खराब हो गई है क्या? पेपर से पहले तो बच्चे जब बताते हैं तबीयत खराब है तो मुझे डर लगने लगता है कि ऐसा ना हो पेपर से पहले ही बिरयानी हो जाएगी। खैर चलो सर मेरे बच्चे, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब हमने अपने सिलेबस में, जैनब, जैनब बच्ची, बेटा मेरा बच्चा, समझ में तो नहीं आ रहा ना आपको कुछ भी? नहीं सर। बाकी नहीं आ रहा यार, ऐसे तो नहीं बोलो यार। नहीं सर, आ रहा है। आ रहा है। स्कूल में ऑर्गेनिक हो गई है ना तुम्हारी? सर अभी तो स्टार्ट हुई है। चलो, तो
अल्केन और एल्कीन, बेटा अब आप समझना, हाइड्रोकार्बन में हमने किसकी डिस्कशन करनी है, हमने सिर्फ अल्केन और अल्कीन की करनी है। हाउएवर देयर आर अनदर क्लासेस अल्काइन और अल्कीनाइन जो हमारे सिलेबस का डिस्कशन या पार्ट नहीं है, ठीक है। तो अल्केन और एल्कीन पर हम बात शुरू करेंगे। चलें आए, अब अल्केन और अल्कीन में जरा कुछ याद आपको कराते हैं, कुछ याद दिलाते हैं। आपने बचपन में पढ़ा था, और सिर्फ ये रिकॉल करने के लिए बता रहा हूं, वरना ये मैं रिस्क नहीं ले सकता, अगर पता लगा ये भी कच्चा पक्का याद है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अब जनाबे आली याद कीजिएगा कि आपने एक टेबल पढ़ा था बचपन में, नंबर ऑफ कार्बन का, अल्क, अल्केन, जनरल फॉर्मूला, अल्कीन और जनरल फॉर्मूला। कुछ याद आएगा जब मैं लिखूंगा। अगर एक कार्बन होता है तो उसके लिए क्या नाम इस्तेमाल होता है, अल्क क्या होती है, इस एक कार्बन की चेन को क्या कहते हैं, मेथ। दो कार्बन की चेन को क्या कहते हैं, तीन कार्बन की चेन को क्या कहते थे, तो याद आना शुरू हो गया। चार कार्बन की चेन को लिखते हैं, पांच कार्बन की चेन को पेप, सिक्स कार्बन की चेन को, अरे बोलो एक्स। सारा ईमान तुम लोगों ने तो मिस आसिया से पढ़ा हुआ है सब कुछ भाई, तुम तो मुझे पढ़ा सकते हो, अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो। सेवन कार्बन को क्या कहते हैं, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन और डेक। 10 कार्बन को डेक, ठीक है जी। अब एक कार्बन को तो मेथ कहते हैं, लेकिन अगर उस कार्बन ने सारे बॉन्ड सिंगल बनाए हैं तो उसके साथ क्या सफिक्स जुड़ जाएगा, एन। एन कहते हैं ना सिंगल बॉन्ड को, अब नाम बन जाएगा मीथेन। दो कार्बन को इत तो कहते हैं, दो इथ का वर्ड कहीं पर भी आएगा जहां दो कार्बन है, लेकिन जब उसके दोनों कार्बन ने सारे बॉन्ड कैसे बनाए हो, सिंगल बनाए हो, तो फिर इसी तरह इथेन आ जाएगा। इसी तरह तीन कार्बन ने सारे बॉन्ड सिंगल बनाए हो तो प्रोप, और एन आ गया सिंगल बॉन्ड की वजह से। फिर ब्यूट, चार कार्बन और सिंगल बॉन्ड बनाए तो ब्यूटेन, इसी तरह सो ऑन। इज दैट क्लियर। फिर अल्केन का जनरल फॉर्मूला याद है भाई, क्या होता था, CnH2n+2। क्या मतलब हुआ, जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसका डबल प्लस 2 होगा, जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसका डबल प्लस 2 होगा। मतलब क्या हुआ, सारा थारवानी कार्बन अगर एक है तो हाइड्रोजन एक का डबल कितना हुआ, 2, और प्लस 2 कितना हुआ, 4, तो CH4 फॉर्मूला बनेगा। इथेन का फॉर्मूला क्या, सब बोले पढ़ा था ना, दो कार्बन है, इसका मतलब दो कार्बन है, C2 हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, डबल प्लस 2, डबल क्या मतलब हुआ 4, और प्लस 2 का मतलब क्या हो गया 6, C3H8, C4H10। इसी तरह अगर मैं कहूं C9 तो क्या हो जाएगा H20, C10 तो H22। हमजा, मुस्तफा, बात आ रही है समझ में, इबाद, फातिमा, सारा, यस सर। ठीक है। कंप्लीट नहीं कर रहा हूं लेकिन बात सारी आपने पहले पढ़ी हुई है बचपन में। उसके बाद एल्कीन की बात करते हैं। अब एल्कीन में अगर आपको याद आता हो बचपन, तो वहां पर पहला मेंबर मीथीन नहीं होता। क्यों, लॉजिक है इसमें कि भाई मीथीन उस वक्त होता जब एक कार्बन डबल बॉन्ड बनाता, लेकिन हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन के साथ होगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड तो नहीं बना सकता। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड तो बना सकता है कार्बन से, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन नहीं बना सकता, हाइड्रोजन के पास वैलेंसी 1 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्कीन उस वक्त शुरू होगा जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाए, और डबल बॉन्ड फिर हाइड्रोजन के साथ नहीं बना सकता तो किसके साथ बनाएगा, कार्बन के साथ। तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट कितने कार्बन चाहिए होंगे, फिर 2। मेरी बात समझ के नहीं समझ गए कि डबल बॉन्ड अगर बनाना है तब एल्कीन बनेगी ना, और डबल बॉन्ड हाइड्रोजन नहीं बना सकता कार्बन से, तो कौन बनाएगा, दूसरा कार्बन। तो दूसरे कार्बन का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम कितने कार्बन चाहिए एल्कीन में, आपको 2। इसलिए एल्कीन की जो सीरीज है वो कहां से शुरू होती है, इथीन, ठीक है ना, इथीन, फिर प्रोपीन, इसी तरह 5 वाली को पेंटीन। नाम सुना है, पेंटीन प्रोवी। पेंटीन तो पेंटीन प्रोवी क्यों कहते हैं भाई, इसीलिए तो कहते हैं कि उसमें जो कंपाउंड इस्तेमाल हो रहा है वो पेंटीन है, एल्कीन है, ठीक है जी। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता था, CN, अरे बोलो, CnH2n, यानी होंगे हाइड्रोजन उसका डबल होगा, यानी C2 है तो H कितना होगा 4, C5 है तो H कितना होगा 10, C10 है तो H कितना होगा 20। यानी फॉर्मूला देखकर भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, C8 है तो H कितना होगा 16। फॉर्मूला देख के बता सकते हो एल्केन है एल्कीन है, मुझे बताओ जरा। ये C9H182 ये एल्केन है या एल्कीन है, एल्केन। एल्केन। और C
100H200 ये क्या है? एल्कीन है। एल्कीन है। तो फॉर्मूला देखकर इबाद भाई, मुस्तफा, सारा, जैनब, ईमान सब प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं? आफरीन, मेमन? जी सर। जी सर। चलो मेरे बच्चे, ये तो ओ लेवल वाली बात थी, मैंने इसलिए रिकॉल कर दी, जरा मित इत वाली गिनती जरा वार्म अप हो जाए, वार्म अप, ठीक है ना? अच्छा मेरे बच्चों, मेरे नोने हाल, मेरे नन्हे मुन्ने से काकों, आय हाय हाय आय हाय हाय हाय। अब इससे पहले कि हम मेन ऑर्गेनिक में घुस जाएं, एक चीज जो बेसिक ऑर्गेनिक से सिखानी है, वरना दिल नहीं चाहता मेरा डायरेक्टली मेन ऑर्गेनिक पढ़ाने का ही ज्यादा मजा है। लेकिन एक चीज जो कि आगे इस्तेमाल भी करनी है, जैसे अगर हम शुरू की ऑर्गेनिक को देखें तो बहुत सारी चीजें आपके ऑर्गेनिक में शुरू में है, जैसे कि टॉपिक है होमोलोगस सीरीज का, आइसोमेरिज्म का, और जनाब और बहुत चार पांच किस्म के टॉपिक है। लेकिन एक ही टॉपिक में फिलहाल तुम्हें यहाँ पर इंट्रोडक्टरी कराऊंगा, फिर मेन स्ट्रीम डिस्कशन में ले जाऊंगा, ताकि जो डिस्कशन हमें एग्जाम की रिएक्शन वाली करनी है वो हमें जल्दी जल्दी समझ में आए। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि एक डिस्कशन आपको क्लियर हो, और वो है राइटिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने का क्या क्या तरीका हो सकता है, इसके ऊपर हमने थोड़ी बात करनी। ये अगर आपको अच्छे से नहीं आया ना, तो पता नहीं खुद ब खुद कंफ्यूजन हो जाएगी। आप कॉन्सेप्ट आता होगा लेकिन फिर भी आप निकम्मे रहेंगे। इसलिए ये एक प्रैक्टिस है जो मैं अभी आपको कराऊंगा, और उसके बाद इसको एक बल्क जैसा होमवर्क आपको मुंह पे मारूंगा। और वो होमवर्क ख्वारी वाला है, बहुत ज्यादा, बहुत ख्वारी होगी इसको करने में, गुस्सा भी आएगा, दांत पीसने का दिल चाहेगा, अपने आप को नोचने का दिल चाहेगा, लेकिन करना है भाई। क्यों? क्योंकि मुझे वो बेसिक क्वेश्चंस नहीं सुनने हैं आपसे कि सर ये कैसे हो गया। अरे भाई ये कैसे से हो गया, कि ये लिखना जब आपको आ जाएगा तो आप सीख जाओगे। 12 और एएस में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक और बात बता दूं कि अभी जो मैं मल्टीपल तरीके आपको सिखाऊंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखने के, डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एग्जाम में ना नाम लिखा होता है कि भाई ये वाले फॉर्म में लिखें। अब अगर आपको वो वाली फॉर्म मुश्किल लगती है और आपने नहीं लिखा उस फॉर्म में और किसी और फॉर्म में लिख दिया, तो कोई मार्क नहीं मिलेगा आपको, कोई मार्क नहीं मिलेगा। अगर एग्जामिनर ने कहा एक्स फॉर्म में लिखें अपना कंपाउंड, आपने उस फॉर्म में नहीं लिखा, दूसरे फॉर्म में लिख दिया और सही लिखा, तब भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर उस वक्त था जब आप उसको उसी फॉर्म में लिखते। तो इसलिए बेटा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपको। दिस इज समथिंग जो आप कर सकते हैं, मैं सिखा सकता हूं, बता सकता हूं, प्रैक्टिस करा सकता हूं, लेकिन जब तक आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी उसकी, तब तक आप स्ट्रगल करेंगे, और ये स्ट्रगल आपकी ऑर्गेनिक को खामा में मुश्किल बना देती है। चलिए, तो बेटा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के बहुत सारे तरीके, कुछ मुलाहिजा फरमा लीजिए। सबसे पहला जो बेसिक मेथड होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने का, वो होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? जिसमें आप सिर्फ टोटल नंबर ऑफ एटम जाहिर करते हैं। क्या जाहिर करते हैं? अरे बोलो, मैंने कहा था, रिपीट करते रहो, बोलो इधर बैठे हो। टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं ऑक्टेन, चलें ऑक्टेन पकड़ लेते हैं। अब ऑक्टेन नाम है इसका, है जी। अब ऑक्टेन को रिप्रेजेंट करने के तरीके, तो ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब क्या हुआ कि जिसमें हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, वो जाहिर करेंगे। तो कितने कार्बन होते हैं भाई? 8। और कितने हाइड्रोजन होते हैं? 8। कितने हाइड्रोजन होते हैं? 18। 18। +2 लगाएंगे तो 18 हो जाएगा। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, बिल्कुल सिंपल। यस और नो? क्लियर है? यस सर। अच्छा आगे आ जाए। मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद साइड में एक और फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं इंपेरिकल रेशो या इंपेरिकल फार्मूला। ये तो ओ लेवल में पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपने टोटल नंबर जाहिर किया था, उसी को अगर आप रेशो करते हैं, सिंप्लीफाइड रेशो, तो वो इंपेरिकल फार्मूला बन जाता है। सिंपल आप मैथ्स का इस्तेमाल करते हैं, कट कर देते हैं, क्या बनेगा ये? C4H9। ठीक है जी, ये हो गया इंपेरिकल फार्मूला। ये तो दो बच्चों वाली बातें होंगी। अब आ जाता है कुछ नया। ओहो, अब आ जाता है मेरे बच्चा तीसरा रिप्रेजेंटेशन का तरीका, जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेड फार्मूला। अच्छा, अब डिस्प्लेड फार्मूला, और अब जो टर्म्स में इस्तेमाल करूंगा ना, इसमें प्रैक्टिस ना होने की वजह से बाज दफा फजूल में कंफ्यूजन हो जाती है। तो बेटा डिस्प्लेड फार्मूला क्या होता है? वो रिप्रेजेंटेशन, हमजा भाई ऑर्गेनिक हो गई है कॉलेज में तुम्हारे? सर शुरू हो गई है। शुरू हो गई, ठीक है। तो मैं सही करा रहा हूं अभी तक? सर मुझे तो यही समझ आ रहा है, स्कूल में तो समझ नहीं आ रहा।
चलो बस अब ये आ रहा है ना, बस काफी है। डिस्प्लेड फॉर्मूला, बेटा डिस्प्लेड फॉर्मूला वो रिप्रेजेंटेशन है, अब कंफ्यूज होती है बच्चों को डिस्प्लेड फॉर्मूला में बहुत ज्यादा। डिस्प्लेड फॉर्मूला वो है, याद रखो, जो सब कुछ डिस्प्ले कर दे, जब जो सब कुछ क्या कर दे, डिस्प्ले, जिसमें सब कुछ दिख जाए। सब कुछ से क्या मुराद है? वो फॉर्मूला जिसमें तमाम नंबर ऑफ एटम जो उस कंपाउंड में मौजूद है वो भी दिखे, उनके बॉन्ड भी दिखे, वो भी दिखे, बॉन्ड भी दिखे, वो भी दिखे, बॉन्ड भी दिखे। आए देखते कैसे। 8 कार्बन थे बेटा, पहले 8 कार्बन बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन बना लिए। अब जनाब आली, हर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो 1 डंडा 2 डंडा 3 डंडा 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर आप देखेंगे तो हर कार्बन के 4 आपने, क्योंकि अल्केन है तो ये आपको 4 बॉन्ड ही होंगे सब जगह, सिंगल बॉन्ड होंगे सारे। और अब जनाब आली इनके साथ क्या मौजूद है? हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये आ गए हाइड्रोजन, 1 2 3 4। ये ओ लेवल में भी किया था, बिल्कुल आपने सही फरमाया। लेकिन इसको कहते क्या थे? डिस्प्ले। वहां ओ लेवल में आपको इससे नेमिंग शेमिंग पे कोई वास्ता नहीं था, अभी नेमिंग पे बड़ा वास्ता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको कहेगा डिस्प्लेड स्ट्रक्चर लिखो। अब डिस्प्लेड स्ट्रक्चर में अगर आपने ये ना लिख के कुछ और लिख दिया, गलत हो जाएगा। तो डिस्प्लेड फॉर्मूला कौन सा होता है? कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? जो फॉर्मूला सब कुछ डिस्प्ले करे। यानी सब कुछ से मुराद क्या है? एटम्स भी सारे डिस्प्ले हो, बॉन्ड्स भी सारे डिस्प्ले हो। इज दैट क्लियर? यस सर। आय हाय, अगला आ जाएगा बेटा। कंफ्यूजन तो नहीं हुई? आगे बढ़ू ना? जैनब जी यस सर। सर। जी, फातिमा, आसिम, बेटा बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस सर। फाइजा, फाइजा किधर हो तुम? आज तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। जी सर, आ रहा है समझ। स्ट्रक्चर, अब आगे स्ट्रक्चर। अच्छा, ये डिस्प्लेड और स्ट्रक्चर में ना बहुत मसला होता है। बच्चों को लगता है जिसमें स्ट्रक्चर दिख रहा है वो स्ट्रक्चरल है। ना 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 ना, डिस्प्ले, जिसमें सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है वो डिस्प्लेड है। स्ट्रक्चर कौन सा? आए देखें, डिस्प्ले से ही बनता है। देखो कैसे होता है मेरे बच्चे, ये जो डिस्प्लेड फॉर्मूला, इसमें बॉन्ड भी दिख रहे थे और एटम्स भी दिख रहे थे। अब जहां पर आप बॉन्ड्स ना दिखाएं, सिर्फ एटम्स दिखाएं। क्या दिखाएं? एटम के ग्रुप्स दिखाएं। देखिए कैसे, इसी से बनेगा। आप इस ग्रुप को, इसके बॉन्ड ना दिखाएं, इसको बंद कर दें। बंद करके क्या मतलब? इसको लिख दें CH3, हो गया बंद, ग्रुप बंद हो गया। अब अगला क्या है? ग्रुप कौन सा है? CH2। तो आप बॉन्ड ना दिखाएं कोई, डायरेक्ट CH2 लिख दें। फिर क्या आ गया? CH2, फिर क्या आ गया? CH2, फिर क्या आ गया? CH2। 6 7 और ये ऊपर वाले को बंद कर दिया हमने। ये जो पूरे सारे बॉन्ड खुले नंगे करके दिखाए हुए थे, हमने क्या किया? उसी को बंद कर दिया। यानी बंद, बाय डेफिनेशन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है? वो कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन जिसमें आपको स्ट्रक्चर डिस्प्ले हो रहा हो विदाउट रिप्रेजेंटिंग द बॉन्ड्स। बॉन्ड दिखाने की यहां जरूरत नहीं होती। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, कंडेंस्ड आ जाता है। नहीं, रुक जा। स्ट्रक्चर फॉर्म, डिस्प्ले फॉर्मूला मेन है, वहां से आगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब एक और फॉर्मूला। अच्छा, डिस्प्लेड फॉर्मूले में सब कुछ दिख रहा है, स्ट्रक्चर फॉर्मूले में बॉन्ड नहीं दिख रहे, सिर्फ एटम दिख रहे हैं। अब आ जाता है एक और फॉर्मूला जिसे कहते हैं स्केलेटल फॉर्मूला। बेटा ये वाला सबको जलील करके रख देता है। ये आपने ओ लेवल में पढ़ा ही नहीं था, और AS में आपको ये वैसे करना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब बना बनाया आता है ना और आपको रीड करना होता है, फिर आपको पता नहीं क्यों इसमें डर लगता है। और डर इसलिए लगता है क्योंकि आप डरपोक हैं, फट्टू हैं आप बोले यार मैं कर लेता हूं, कोई मसला नहीं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऑर्गेनिक कॉन्फिडेंस से हो सकती है। अगर आप ऑर्गेनिक का क्वेश्चन देख के डर गए तो आपसे मोस्ट लाइकली क्वेश्चन गलत होगा, कुछ ना कुछ गलत भंड मार देंगे आप। स्केलेटल फॉर्मूला क्या है बेटा? वो फॉर्मूला देखो, डिस्प्लेड मेजर था, उसमें जिसमें सिर्फ एटम्स दिखाए वो स्ट्रक्चरल बन गया। अब जिसमें हम सिर्फ बॉन्ड्स दिखाएं, एटम्स ना दिखाएं, क्या दिखाएं? सिर्फ बॉन्ड्स दिखाएं बिटवीन द एटम्स, एटम्स ना दिखाएं। ठीक है जी, उस फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं? स्केलेटल फॉर्मूला। और बॉन्ड्स को हम कैसे दिखा रहे हैं? देखो समझो मेरे बच्चे, और कौन से बॉन्ड्स दिखाने? सिर्फ कार्बन कार्बन। कौन से बॉन्ड्स दिखाने? सिर्फ हाइड्रोकार्बन के नहीं, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स नहीं, सिर्फ कार्बन कार्बन की जो बेसिक स्केलेटन है बस उसे शो करना है। ये वाली स्केलेटन को, बेसिक स्केलेटन को। आए समझिए कैसे मेरे बच्चे। देखो जरा पहले काउंट कर लो, कितने कार्बन थे? 8 कार्बन थे। और अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है समझो बच्चे। मेरे बच्चे, इसका रिप्रेजेंटेशन जिगजैग मैनर में होता है, और ये जिगजैग लाइंस असल में बॉन्ड्स हैं। अगर मैं सीधी सीधी लाइंस बनाऊंगा तो जाहिर है एक बॉन्ड के बाद दूसरी बॉन्ड तो नजर नहीं आएगी मुझे, वो तो एक ही लाइन लगेगी। तो इसलिए हर बॉन्ड अलग से नजर आए उसके लिए बेंडिंग की जाती है।
तो अब जब आप एक लाइन बनाते हैं ना, तो इस एक लाइन में आप देख रहे हो दो कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, ठीक है जी। और ये कॉर्नर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बन्स को, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये इन कार्बन्स के दरमियान का बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। भाई अल्केन बना रहे हो ना, सारे बॉन्ड कौन से हैं? सिंगल है। तो ये आपके पास कितने कार्बन बनाने हैं? इस तरह से आपको 8, क्या करने? 8 कार्बन बनाने। तो इसका बेसिक तरीका क्या है कि आप 8 डॉट्स लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर सारे डॉट्स कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड हैं? सिंगल बॉन्ड से। तो आप इसे ऐसे कनेक्ट कर दें, ये स्केलेटन ऑफ कार्बन आ गई, स्केलेटन ऑफ कार्बन आ गई। इसमें हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं होती। अब इसमें गड़बड़ क्या होती है, जब आप आगे जाके प्रैक्टिस में देखेंगे तो आपको कौन कैसे पता चलेगा, है तो सारे कॉर्नर्स पे कार्बन है, लेकिन कौन सा कार्बन CH3 वाला है, कौन सा CH2 वाला है, इसमें बच्चे बहुत फंसते हैं। और आइसोमर्स के क्वेश्चन में भी इसीलिए फंसते हैं बच्चे। बड़ा आसान है भाई, आप देखो इस कॉर्नर पे से कितने डंडे निकल रहे हैं? एक डंडा निकल रहा है, इसका मतलब इस पर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन के पास होने चाहिए 4 डंडे, इसका निकल रहा है एक डंडा। एक डंडे का मतलब है एक वैलेंसी कार्बन से पूरी हो रही है, बाकी 3 किससे पूरी हो रही होंगी? हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है ये वाला कार्बन कौन सा वाला है? CH3 वाला है। इस वाले को अगर हम देखते हैं तो इससे आप देखिए 1 और 2 दो डंडे निकल रहे हैं, इसका मतलब इसमें कितने हाइड्रोजन लगे हुए? 2 लगे हुए। इस ये फिर से कौन सा है? CH2। इसी तरह आखिर में आ जाएंगे, यहां से एक ही निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? CH3। इसकी तरह थोड़ी और प्रैक्टिस कराऊं, स्केलेटन की तरह। मान लो कि मैंने एक इस तरह का स्केलेटन बना दिया, सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए और तुम्हें कॉन्फिडेंस देने के लिए कर रहा हूं, ठीक है? वरना जरूरत नहीं, कीड़ा नहीं काट रहा मुझे करने का, ठीक है जी। ये मैंने इस तरह का कोई वाहियात सा स्केलेटन बना दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे लिखे होते हैं, स्केलेटल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है? हाइड्रोकार्बन लिखे हुए, हाइड्रोजन नहीं इसका। तो पहले बताओ कार्बन कितने इसमें? ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, 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 कार्बन है। यस और नो? अरे भाई पार्टिसिपेट करो ना, किसको सिखा रहा हूँ? मुझे आता है भाई, तुम लोगों को सिखा रहा हूँ। अरे बैठे हुए हो यार मुंह बंद करके। अब बताओ, ये वाले कार्बन से शुरू कर रहा हूँ नीचे से, ये कौन सा कार्बन है? सर वो बीच में कार्बन नहीं है? CH3 है। कौन सा बीच में? बना तो दिए सारे। अच्छा ये वाला, हाँ ठीक है। ये कौन सा कार्बन है? CH3। ये कार्बन कौन सा कार्बन है? CH3। CH3 टर्मिनल हमेशा CH3 का होता है। ये कौन सा कार्बन है? CH3। ये कौन सा कार्बन है? CH3। ये कौन सा कार्बन है? CH3। ये कौन सा कार्बन है? ये कौन सा कार्बन है? CH3। टर्मिनल CH3 होगा, हमेशा याद रखें। टर्मिनल क्या होगा? CH3। अब आ जाए बाकी कार्बन को। अब इस वाले कार्बन को देखें, 3 डंडे निकल रहे हैं, CH 3 डंडे निकल रहे हैं, मतलब CH है। इस वाले कार्बन को देखें, 3 डंडे निकल रहे हैं, ये CH। CH 3 डंडे निकल रहे हैं, CH CH है। इसको देखिए 3 डंडे निकल रहे हैं, CH। इस CH कार्बन है। में कितने डंडे निकल रहे हैं? 4, तो ये 4। सिर्फ C है, C है। ठीक है। ये पिकअप फौरन फौरन जो कर लेगा सही, वो ऑर्गेनिक में कहीं भी नहीं फंसे। क्योंकि मेरे तजुर्बे में ऑर्गेनिक में, और आप शायद अग्री भी करें अगर आप पास पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं और पेपर 1 की खासतौर पे अगर आपने प्रैक्टिस की है, तो पेपर 1 में जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, उनमें एक वैरायटी ये भी है जहां पर स्केलेटल फॉर्म में क्वेश्चन आता है, और वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, और अब सारा कॉन्सेप्ट आपने जो पढ़ा हुआ है वो इस फॉर्म में तो पढ़ा नहीं था, अब वो डिटर्मिनेशन मसला हो जाता है कि कौन सा CH था, कौन सा CH2 था, और उससे पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। तो इसलिए, और मुश्किल नहीं होता ये बिल्कुल भी, लेकिन क्या है, डर का गेम है, डर लगता है अरे भाई पता नहीं गलत ना हो जाए। भाई देख के करना है, कोई बगैर देखे थोड़ी करना है इसको। तो स्केलेटल फॉर्म, भाई ये इतने बच्चे मौजूद हो क्लास में, मुस्तफा, अरे भाई तुम लोग गूंगे बन गए हो क्या? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हमजा, अमान, सर यस सर। जी सर। तो दैट इज व्हाट वी कॉल स्केलेटल फॉर्मूला, ठीक है जी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्म है, एम्पिरिकल फॉर्म है, फिर मेजर जो सारी नंगी खुली फॉर्म है दैट इज डिस्प्लेड फॉर्म, फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिसमें आप बॉन्ड शो नहीं कर रहे होते, स्केलेटल फॉर्मूला जिसमें आप सिर्फ स्केलेटन ऑफ कार्बन को शो करते हैं, ठीक है। अब मेरे बच्चों और भी कई तरीके हैं लिखने के, जैसा कि अगर फॉर्मूला कोई बहुत बड़ा हो जाए और उसमें रेपिटेटिव यूनिट्स आ रहे हो, जैसे यहां पर आप देखें CH2 कई बार आ रहा है, तो हम इसको एक बार छोटा करके लिख सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कंडेंस फॉर्मूला। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें शुरू में CH3 है और आखिर में क्या है? CH3। दरमियान में 6 बार CH2 रिपीट हो रहा है। तो आप क्या, बजाय 6 CH2 ग्रुप को 6 बार लिखने के, आप यूं ही लिख सकते हैं CH3 फिर CH2 6 टाइम्स एंड देन अगेन CH3। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कंडेंस फॉर्मूला। हेलो जी, और सवाल होता
क्यों? ओहो, तो मेरे साथ घुस घुस के सोते हैं, मुझसे ही लग गया हो। हाँ हाँ हाँ। फरिया का है, फरिया से बनवा लो खाना। फिर और फातिमा की तबीयत कैसी है? उसको भी बुखार आ गया था, इसको पैराडोल पिलाई नहीं है सैन को आपने? उसको कोई वो दिखा दो ना, कोई एक्टिविटी कार्टून दिखा दीजिए ताकि खामोश तो हो बेचारा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। बच्चों यहां तक बात समझ में आई सारे बच्चों को? हेलो, यस सर। जी सर। चलो। तो बेटा दीज आर सेवरल वेज टू रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब आपने करना यह है कि मीथेन से डेकेन तक, और उसके बाद इथीन से डीकीन तक, ये जो है आप कंपाउंड्स को इन सारी फॉर्म्स जो मैंने अभी लिखा है ऊपर, इन सारी फॉर्म्स में लिखेंगे। यही आपका छोटा सा होमवर्क है, ठीक है। हालांकि काम डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एल्कीन कैसे करेंगे भाई? कहीं एक डबल बॉन्ड लगा, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं भाई पेंटीन, आप कहें सर डबल बॉन्ड कैसे लगाएंगे? पेंटीन, तो पेंटीन जब आप बना रहे हैं तो आप 5 कार्बन आपने बनाए, 1 2 3 4 और 5, अपनी मर्जी से कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगा दें, ठीक है जी। डबल बॉन्ड लगा के बाकी वैलेंसीज पूरी कर दीजिए। तो ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर 3 बॉन्ड लगे हुए तो एक ही डंडा लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 लेकिन लगाने। अपनी मर्जी से लगाएंगे तो नाम चेंज हो जाएगा ना। अभी नेमिंग नहीं सिखा रहा ना भाईजान, अभी तो स्ट्रक्चर, फोकस, लर्निंग आउटकम क्या हासिल करना है हमें इससे, कि हमें लिखने का तरीका आ जाए। नेमिंग बिल्कुल, जहां तक आपका सवाल है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करना नाम चेंज होगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। नेमिंग पे इस वक्त बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, बिल्कुल नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बहन जी, जी जी। ठीक है। तो ये आपका छोटा सा काम है जो आपने लाजमी करना है इससे पहले कि नेक्स्ट सेशन तक हम पहुंच जाएं। और इंशाल्लाह ताला अगले सेशन के अंदर हम कुछ बेसिक नेमिंग की स्किल सीखेंगे और मेन स्ट्रीम अल्केन की डिस्कशन को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ये स्केलेटल फॉर्म, डिस्प्लेड फॉर्म और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इनका कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जगह जगह आपसे स्केलेटल फॉर्म में पूछेगा आंसर, जगह जगह स्ट्रक्चरल फॉर्म में पूछेगा, जगह जगह आपसे वो डिस्प्लेड फॉर्म में पूछेगा। पढ़ते हुए आप किसी भी फॉर्म में सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट को, लेकिन आपको मॉलिक्यूल कंपाउंड ड्रॉ करने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं तो इसी फॉर्म में लिखने में कंफर्टेबल हूं, ये वाली फॉर्म मुझसे नहीं आ रही। भाई आप एक ही कंपाउंड को तो लिख रहे हो, तो इसलिए कॉन्सेप्चुअली आपको एक चीज समझ में आ गई, तो यू शुड बी एबल टू राइट दैट कंपाउंड इन एनी फॉर्म। खैर, तो इंशाल्लाह अगली सेशन के अंदर ऑर्गेनिक हमारा मेन स्ट्रीम डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर टॉकिंग अ बिट ऑफ नेमिंग, और उसके बाद हम लोग जो है वो अल्केन्स की केमिस्ट्री को बाकायदा शुरू कर लेंगे अगले सेशन में। अब बायोलॉजी क्लास जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, 5-7 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद बायोलॉजी क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।